नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं निखिल सिंह और अगले एक घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। तीरथ सिंह रावत संभालेंगे उत्तराखंड की कमान। देहरादून में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में तीरथ सिंह रावत के नाम पर लगी मुहर। आज शाम 4 बजे लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। हरियाणा सरकार के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव पर बहस जारी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अविश्वास प्रस्ताव जीतने पर जताया भरोसा। वहीं कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने की बहस के दौरान गुप्त मतदान के जरिए अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई भाजपा संसदीय दल की बैठक। भाजपा सांसदों ने से अमृत महोत्सव में शामिल होने की अपील की। टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का किया आह्वान। कई राज्यों के स्थानीय चुनावों में पार्टी को मिली अभूतपूर्व सफलता के लिए पीएम मोदी का अभिवादन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज करेंगी नामांकन दाखिल। पश्चिम बंगाल और असम में पहले चरण के मतदान के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की जांच आज। वहीं डीएमके आज कर सकता है उम्मीदवारों की सूची जारी। सीआईएसएफ के 52वें स्थापना दिवस पर पीएम और गृह मंत्री ने साहसी सीआईएसएफ कर्मियों और उनके परिवारों को दी शुभकामनाएं। पीएम ने ट्वीट कर राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रगति को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका की प्रशंसा की। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने शहीद स्मारक पर की पुष्पांजलि अर्पित और किया सलामी गार्ड का निरीक्षण। भारतीय नौसेना में शामिल हुई स्कॉर्पियन क्लास की तीसरी पनडुब्बी आईएनएस करंज समुद्री सीमा को अभेद बनाने के लिए बहुत मजबूत दीवार का काम करेगी आईएनएस करंज। शुक्रवार को होगी क्वाड राष्ट्रों की बैठक। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार बैठक में भारत के वैक्सीन आउटपुट को बढ़ावा देने के लिए होगी वित्त पोषण की घोषणा। अन्य साझा हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों को लेकर भी होगी चर्चा। और चैंपियंस लीग के नॉकआउट दौर के दूसरे लेग में आज बार्सिलोना के सामने होगी पीएसजी की मजबूत चुनौती। पहले लेग में पीएसजी ने दर्ज की थी 4-1 से जीत। वहीं दूसरे मैच में लिवरपूल और लाइप्जिग होंगे आमने सामने। तो ये थी सुर्खियां और सबसे पहले अब बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। बड़ी खबर गढ़वाल से, उत्तराखंड से। गढ़वाल से भाजपा सांसद तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। देहरादून स्थित बीजेपी दफ्तर में हुई विधायक दल की बैठक में तीरथ सिंह रावत को अगला मुख्यमंत्री चुना गया। तीरथ सिंह रावत आज शाम 4 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विधायक दल की बैठक के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कल राज्यपाल से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दिया था। मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और गृह मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँ, केंद्रीय नेतृत्व का, जिन्होंने मुझे पदभार दिया है। ऐसा विश्वास किया। एक छोटे से कार्यकर्ता को गांव से आया हुआ कल्पना नहीं की थी कभी मैंने। और मेरा है कि ये जनता के विश्वास पर पूरा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। 4 साल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए हैं इस प्रदेश के लिए, उसको आगे बढ़ाएंगे। और देहरादून से हमारे संवाददाता चंद्रशेखर इस पूरी खबर के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर, पिछले 24 घंटों में बड़ा राजनीतिक परिवर्तन कहा जाए, बहुत कुछ बदल गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत से अब दूसरे रावत मुख्यमंत्री बने हैं। किस तरह से देखते हैं इस पूरी खबर को? क्या कुछ कहती है राज्य की जनता, क्या कुछ कहना है कार्यकर्ताओं का, क्या कुछ कहते हैं विधायक?
देखिए, अब ये गाड़ी से ये उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री जो होने वाले हैं वो भी गुजरे हैं भाजपा प्रदेश मुख्यालय से, और यहाँ पर लगातार जो लोग हैं वहाँ पर उनका आना जारी है। और निश्चित तौर पर आपने बहुत सही बात कही निखिल, कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह अब तीरथ सिंह रावत आए हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात यह है कि जिस तरह से तीरथ सिंह रावत ने भी कहा कि एक छोटे से स्तर से आया हुआ एक नेता जो है वो अब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, तो कहीं ना कहीं जो सुदूर क्षेत्र में जो भाजपा का झंडा लेकर के जो कार्यकर्ता आगे बढ़ रहा है या किसी भी पार्टी का नेता जो कार्यकर्ता आगे बढ़ता है, तो उसको देखने फक्र महसूस होता है। उसके आगे बढ़ने के लिए उसके एक इंस्पिरेशन मिलती है कि वो भी एक दिन वहां तक, उस पद तक पहुंच सकता है। फिलहाल अगर तीरथ सिंह रावत की बात की जाए तो छात्र संघ से ही वो, छात्र जीवन से ही वो काफ़ी इसमें राजनीतिक गतिविधियों में रहे हैं। उसके अलावा देखा जाए तो भाजपा के जो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भी वो रहे हैं और संगठन मंत्री भी वो रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने विधानसभा का चुनाव भी यहाँ पर जीता हुआ है। वो पहले उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और अब वो लोकसभा गढ़वाल लोकसभा सीट से जो है वो यहाँ पर सांसद भी रहे हैं। और उसके अलावा अगर क्षेत्रीय राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर भी वो राष्ट्रीय सचिव का पदभार संभाल चुके हैं। और हिमाचल में जब चुनाव हुए थे तो उसमें वो प्रभारी भी थे। तो एक बड़ा संगठनात्मक उनके पास अनुभव है और उसके अलावा उस अनुभव को वो जो है अपनी नई जिम्मेदारी जो भाजपा ने उनको दी है उसको वो निभाने के लिए अब आगे बढ़ेंगे। चुनौतियां जो उनके सामने रहने वाली हैं वो यही हैं कि बीते 4 साल में जिस प्रकार से त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने जो काम ज़मीनी स्तर तक लोगों तक पहुंचाए हैं वो लगातार चलते चले जाएं, क्योंकि अब वो नया चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में हैं, तो उनको अब नई चीज़ों से शुरुआत करनी होगी और साथ ही साथ जो पुराने अनुभव हैं उनको भी आगे लेकर चलना होगा। और जो योजनाएं और जो भी काम त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के टाइम पर हुआ था वो उनको करना होगा, क्योंकि अब उनके पास 1 साल से भी कम का वक्त का समय है। हालांकि इस बीच उन्हें एक विधानसभा चुनाव भी लड़ना होगा। अपने जो एक तरीके से जो सिस्टम है कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको विधानसभा का सदस्य बनना होता है, तो वो भी एक काम होगा। और उसमें भी देखना ये होगा कि किस नेता को बिठाया जाता है और उसकी जगह तीरथ सिंह रावत को मौका सीट दी जाती है, और जो सीट उनकी खाली होगी वहाँ पर किस नेता को मौका दिया जाता है। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को हो सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बड़ा मौका दिया जाए। जी, निश्चित तौर पर बहुत सारे कयास भी लगाए जा रहे हैं। बीजेपी को, पार्टी को क्या कुछ उम्मीदें हैं नए मुख्यमंत्री से और क्या कुछ उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी, क्या कुछ सोचकर उनको लाया गया है? क्योंकि मुख्यमंत्री का बदलाव हुआ है, 1 वर्ष बाकी है, 1 वर्ष के बाद चुनाव में भी जाना है। क्या कुछ उम्मीदें कर रही है बीजेपी अपने नए मुख्यमंत्री से? मुझे लगता है कि निखिल, ये एक भाजपा के सामने एक बड़ी चुनौती ये रही होगी कि अब 1 साल बचा है, 1 साल से भी कम वक्त मान के चलिए कि अब चुनाव में उनको जाना है। तो ऐसे में उनको एक ऐसे नेता की आवश्यकता थी जो एक परिपक्व हो नेता हो, और जो एक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार मुक्त सरकार को जहाँ चलाया था या एक ऐसी छवि पेश करने का प्रयास किया था, उस सकारात्मक छवि को वाला कोई नेता हो, मझा हुआ नेता हो। या फिर दूसरी तरफ ये भी कयास लोगों में लग रहे थे कि किसी नए व्यक्ति को, नए युवा चेहरे को सामने लेकर के आया जाए, जिसको देख करके युवाओं का न सिर्फ वोट लिया जाए बल्कि उनको लगे कि यहाँ से एक नेता जो है वो आगे की ओर इस पार्टी की दशा और दिशा को आगे ले जा सकता है। लेकिन पार्टी ने एक बड़ा अनुभवी और परिपक्व चेहरा को मौका दिया, उसका समर्थन किया और उसको आगे बढ़ने के लिए सराहा है। और यहाँ पर एक बड़ी रणनीतिक पहल ये भी हो सकती है, क्योंकि एक ऐसा नेता की अभी आवश्यकता थी निखिल, जो कि गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही क्षेत्रों में उसको सर्वसम्मति से उसको नेता माना जाता हो, वहाँ पर उसकी पकड़ हो। और जब इस प्रकार का नेता जो कि ज़मीनी स्तर से उठ करके सामने आया है, उस नेता को जब मौका दिया जाता है तो निखिल कहीं ना कहीं एक जो सर्वसम्मति की एक जो बहस है वो समाप्त हो जाती है। और दूसरी तरफ यहाँ पर यह भी देखा जा सकता है कि लोग अब जो है वो और ज़्यादा विश्वास, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने अपना काम किया है, जो करिकुलम विटा है, जो उनका
उनका अनुभव रहा है, उसको जब वो सामने देखते हैं तो उनको पता चलता है कि ज़मीनी स्तर पर इस नेता की जो चाहे वो, जैसे मैंने कहा कि हिमाचल में जो प्रभारी रहे तब भी उन्होंने एक अच्छा रिजल्ट दिया है और राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने अपने को प्रूव किया है। तो एक ऐसा नेता अब सामने आया है जो कि गंभीर है। और जब मैं देख रहा था कि तमाम नेता यहाँ पर जब आ रहे थे विधायक दल की मीटिंग के लिए, तब तमाम नेताओं से हम यही प्रश्न कर रहे थे और उनके जो बॉडी लैंग्वेज थी वो अलग प्रकार की थी। लेकिन तीरथ सिंह रावत को जब हमने प्रश्न किया था तो बहुत ही गंभीर और सहज रूप से वो दिख रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का है और एक जो छवि, जो रूप, जो स्वरूप चाहिए होता है एक मुख्यमंत्री के लिए, वो कहीं ना कहीं उनमें साफ तौर पर दिखता है। और भाजपा ने अपने इस अनुभवी नेता पर जो भरोसा जताया है वो अब देखने वाला ये है कि जो एक समय का, जो एक साल का जो टाइम उनके पास है, उसमें वो किस प्रकार से अपने इस जो भी जिम्मेदारी उनको दी गई है वो किस प्रकार से उनको निभा पाते हैं। जी बिल्कुल, तीरथ सिंह रावत की क्षमताओं पर, उनकी कार्यकुशलता पर शायद किसी को संदेह ना हो, लेकिन जो अपने पार्टी के विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं, उनके बीच में सामंजस्य बिठाकर चलना, क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत को 4 वर्ष के बाद हटना पड़ा। किस तरह से आप देखते हैं कि ये भी एक चुनौती हो सकती है कि सबको साथ कर लेकर चलना और विकास की जो गति है उसको और रफ्तार देना, ये एक चुनौती होगी रावत साहब के लिए? देखिए निखिल, यहाँ पर न केवल विधायक बल्कि सांसद भी आए हुए थे। तो यहाँ पर क्षेत्रीय और राज्य स्तर का और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर के नेता मान के चलिए, ये सभी यहाँ पर मौजूद थे। और जब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तीरथ सिंह रावत के नाम का अनुमोदन किया या वह प्रस्तावित किया, तो एकदम से यहाँ पर जिस प्रकार से तालियों की गड़गड़ाहट थी और त्रिवेंद्र सिंह रावत की बातों को सब सहमति जता रहे थे और तीरथ सिंह रावत को लेकर के जिस प्रकार से सहमति जताई जा रही थी, उस पर से साफ रूप से लग रहा था कि इस प्रकार का कोई मनमुटाव का सवाल यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। और तमाम नेता अपने अपने स्तर पर अपने अपने जो बाइट उन्होंने दी हैं उसमें तमाम तरफ से वो संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। और शुरुआत में वो ये कह रहे थे कि आलाकमान जिस भी निर्णय पर पहुंचेगा उस निर्णय का वो स्वागत करेंगे। और निश्चित तौर पर ये खुशी और संतोष दिख भी रहा था। अजय भट्ट से हमारी बात हुई है, अजय टमटा से हमारी बात हुई है, तमाम और जो नेता हैं विधायक स्तर के, उनसे हमारी बातें हुई हैं। उन सभी ने कहा है कि बहुत ही परिपक्व ये फैसला लिया गया है, बहुत अच्छे नेता को सामने रखा गया है और इस साफ और स्पष्ट छवि के साथ हम अब आगे की ओर दौड़ेंगे चुनाव के लिए। और वहां पर हमें ये पूरी तरीके से उम्मीद है कि जितना जनाधार, जो जनसमर्थन इस बार मिला था, वो अगली बार भी ज़्यादा बड़े स्तर पर देखने को मिलेगा। एक नई जोश, एक नई स्फूर्ति के साथ ये काम को आगे बढ़ाएंगे। और जब तीरथ सिंह रावत यहाँ से बाहर निकल रहे थे, उसके वो जोश और वो जुनून उनको देखा जा सकता था उनके चेहरे पर, वो खुशी उनके चेहरे पर देखी जा सकती थी उनके समर्थकों की। निश्चित तौर पर वो कॉन्फिडेंस, वो आत्मविश्वास मुख्यमंत्री बनने के बाद तीरथ सिंह रावत के चेहरे पर जरूर रहा होगा, जिस तरह से आपने बताया। और एक कॉन्फिडेंस इस बात का भी आता है कि नई जिम्मेदारी मिली है, उसको वो पूरा करेंगे। और आपने जैसा कि बताया कि सर्वमान्य नेता रहे हैं और शायद यही बीजेपी की एक बड़ी उपलब्धि कही जाएगी इस राज्य में कि सत्ता परिवर्तन करने के बावजूद सभी ने, जैसा कि आप कह रहे हैं, कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में उनका स्वागत किया। किसी के मन में कोई मलाल नहीं है और तीरथ सिंह रावत एक सर्वमान्य नेता बनकर उभरे हैं। उनकी कार्यकुशलता, उनकी क्षमता पर किसी को कोई संदेह नहीं है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए चंद्रशेखर। और अब बात करेंगे ताजा खबर की। बात हरियाणा की सियासत की। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार आज विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रही है। सदन में प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। इसके मद्देनजर पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने सदस्यों को सदन में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। उन्होंने भाजपा के सहयोगी दल जेजेपी ने भी अपने विधायकों को व्हिप जारी किया है। हरियाणा सरकार के मंत्री और भाजपा के मुख्य सचेतक कंवर पाल ने कहा है कि हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सभी सदस्यों से आज सदन में लगातार उपस्थित रहने का अनुरोध किया जाता है। व्हिप जारी करते हुए उन्होंने कहा कि नेतृत्व की अनुमति के बिना वो सदन के बाहर न जाएं। चर्चा के दौरान कई महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा होगी। सदस्यों से अनुरोध है कि वे मत विभाजन और मतदान के समय जरूर उपस्थित रहें। सारे चुनाव की जो कमान संभाले हैं,
और चंडीगढ़ से इस पूरी खबर पर हमारी संवाददाता आकांक्षा सक्सेना हमारे साथ जुड़ रही हैं। आकांक्षा, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं अभी सदन में, क्या कुछ चर्चा चल रही है, क्या कुछ ताज़ा अपडेट देंगे आप हमें हरियाणा से? जी, आज बजट सत्र का हरियाणा विधानसभा का तीसरा दिन है और आज का दिन ही नियमित किया गया था कि आज जो है इसके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर जो है चर्चा की जाएगी। तो आज सुबह 10 बजे जब सत्र शुरू हुआ तो सबसे पहले प्रश्नकाल हुआ। प्रश्नकाल के बाद जो है स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने 2 घंटे का समय दिया इस अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर बोलने के लिए। सबसे पहले ऑपोजिशन के लीडर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं वो बोले, उसके बाद कांग्रेस के एक और लीडर रघुबीर सिंह कादियान बोले और एक एक कर जो है अलग अलग पार्टी बीजेपी और जेजेपी और कांग्रेस के जो अभी तक भी जो है चर्चा जारी है इसके ऊपर। जब चर्चा खत्म होएगी उसके बाद मतदान होएगा। सभी विधायक जो हैं यहाँ पर आज आए हुए हैं क्योंकि सभी पार्टियों ने जो है व्हिप जारी कर दिया था और अनिवार्य था सभी विधायकों को आज यहाँ पर होना। नितिन जी, आकांक्षा, थोड़ा जो सियासी गुणागणित है सूबे का वो भी समझाने की कोशिश करिए। जो मैजिक फिगर है, जो मैजिक नंबर है वो कितना है? बीजेपी के पास अभी फिलहाल जो सत्ताधारी दल हैं उनके पास कितने विधायक हैं और विपक्ष के पास कितने विधायक हैं? किस बूते वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं? जी, इस वक्त 90 जो है असेंबली सीट्स हैं पूरी हरियाणा में, उसमें से 2 जो हैं वो अभी अभय सिंह चौटाला जो हैं इनेलो के, उन्होंने जो है इस्तीफ़ा दे दिया था और कांग्रेस के प्रदीप चौधरी हैं क्योंकि उनको जो है निलंबित कर दिया गया था। उसके अलावा अभी 88 जो हैं वो विधायक हैं, उसमें से 40 जो हैं कुछ विधायक बीजेपी के हैं, उसमें जेजेपी के 10 हैं और कांग्रेस के पास 30 हैं और निर्दलीय विधायक जो 5 हैं उनका जो समर्थन है वो बीजेपी के हो। तो बीजेपी इस वक्त काफ़ी बहुमत के साथ है और इस वक्त ऐसा कहना बिल्कुल, अभी वैसे तो मतदान होने ही वाला है थोड़ी देर में, पर बीजेपी जो है वो काफ़ी अभी बहुमत में है। जी, बीजेपी के जिस तरह से आपने बताया कि फिलहाल तो ऐसा लगता नहीं कि बीजेपी की सरकार गिरती हुई नजर आ रही हो, सियासत में बहुत कुछ हो सकता है लेकिन फिलहाल वो मजबूत दिख रहे हैं। किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम का ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, बीजेपी की सरकार अगर इसमें बचती है, किस तरह से देखते हैं इसका क्या असर पड़ेगा लंबे वक्त के लिए राज्य की सियासत पर? जी, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो प्रस्ताव लाया गया था ये कांग्रेस प्रस्ताव लेकर आई थी। उनको ये लगा कि जो है अविश्वास प्रस्ताव लाके काफ़ी ज़्यादा जो वो खामियां चाहते थे कि वो सरकार की खामियां दिखाना चाहते थे, सब कुछ करना चाहते थे, पर मतदान से ही पता चल पाएगा कि इस वक्त की वो ये अविश्वास प्रस्ताव सही मायने में जो है लाना सही था कि नहीं था। तो अभी इस वक्त कुछ भी कहना, पर इस वक्त ये ज़रूर कहा जा सकता है कि बीजेपी के पास जो है काफ़ी समर्थन है क्योंकि उनकी गठबंधन की सरकार है जेजेपी के साथ और निर्दलीय भी जितने विधायक हैं वो अभी बीजेपी के साथ ही हैं, जेजेपी के साथ ही हैं। जी बिल्कुल, तो तमाम राजनीतिक पंडितों का कहना है कि बीजेपी इससे और तब कर खरी होकर निकलेगी तो ये कांग्रेस के लिए एक सियासी भूल हो सकती है। फिलहाल भविष्य के गर्भ में बहुत कुछ छुपा है। बहुत शुक्रिया आकांक्षा इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और अब नजर डालते हैं कुछ राष्ट्रीय खबरों पर। बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज नामांकन दाखिल करेंगी। इससे पहले कल उन्होंने नंदीग्राम में प्रचार किया। नंदीग्राम का मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। कभी ममता के करीबी लोगों में शुमार किए जाने वाले शुभेंदु अधिकारी इस बार नंदीग्राम में भाजपा के उम्मीदवार हैं और ममता के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। पश्चिम बंगाल और असम में पहले दौर के मतदान के लिए दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की आज जांच हो रही है। पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने का काम कल शाम समाप्त हो गया। दोनों राज्यों में पहले चरण का मतदान 27 तारीख को होगा।
असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने माजुली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। विभिन्न दलों के कई वरिष्ठ उम्मीदवारों ने पहले चरण में नामांकन दाखिल किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा विधानसभा में विपक्ष के पूर्व नेता देवव्रत सैकिया और पूर्व मंत्री राकिबुल हुसैन ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। सत्तारूढ़ भाजपा के लिए मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के अलावा विधानसभा अध्यक्ष हितेंद्र नाथ गोस्वामी, वरिष्ठ मंत्री रंजीत दत्ता और जोजन मोहन मैदान में हैं। असम गण परिषद के अध्यक्ष अतुल बोरा और कार्यकारी अध्यक्ष केशव महंत भी पहले चरण में फिर से चुनाव जीतने की कवायद करेंगे। इसके अलावा असम जातीय परिषद के अध्यक्ष लिरिन ज्योति गोगोई और रायजोर दल के अध्यक्ष अखिल गोगोई भी इस चरण में चुनाव में हैं। और पश्चिम बंगाल से और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे लिए बात करेंगे अपने संवाददाता अभिषेक झा से, जो हमें माफ़ कीजिएगा अभिषेक सिंह से, जो हमें पश्चिम बंगाल और असम के बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले पश्चिम बंगाल के विषय में बात करें अभिषेक आपसे, किस तरह से देखते हैं नंदीग्राम के में जो एक आमने सामने दो पुराने जो एक साथ रहने वाले लोग थे, एक तरह से ममता के सिपह सालार कहे जाते थे शुभेंदु घोष, और अब कहते हैं कि उन्होंने इस बात का संकल्प लिया है कि वो ममता को वहां से हराएंगे। तो किस तरह से ममता की मुश्किलें उनके गढ़ से ही शुरुआत होती हैं? बिल्कुल निखिल, देखिए अगर हम नंदीग्राम की बात करें तो ये वही नंदीग्राम है जो भूमि आंदोलन के कारण, जिसके कारण ममता बनर्जी जो है वो 2 बार से सत्ता में काबिज है, बंगाल की सत्ता में है, वो मुख्यमंत्री बनी। ये वही नंदीग्राम है जहाँ पर कि भूमि आंदोलन को लेकर के जिस तरीके से पूरे बंगाल के अंदर भूमि आंदोलन और लोगों का जन समर्थन उन्हें मिला था, और 2016 में भी और उसके पहले चुनाव में भी वो यहाँ से बहुमत के साथ यहाँ पर उन्होंने सरकार बनाई थी। लेकिन आज उसी नंदीग्राम में जो है उनका मुकाबला जो है उनके सबसे करीबी रहे जब तृणमूल कांग्रेस में थे शुभेंदु अधिकारी, उनके साथ होने जा रहा है। एक तरीके से अगर कहा जाए तो ममता अपने आप को बंगाल की बेटी कहती है और शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी से इस बार उम्मीदवार है वो उन्हें भूमिपुत्र कहा जाता है। नंदीग्राम आंदोलन जो रहा उसके वो जो है सूत्रधारक रहे। ऐसे में जो चुनावी अखाड़ा है पूरे बंगाल के अंदर, तो सबसे बड़ा अखाड़ा हम कह सकते हैं कि नंदीग्राम का विधानसभा सीट को लेकर के ममता बनर्जी आज अपना जो है वो नामांकन भी जो है वो दाखिल करेंगी। तकरीबन 3:30 बजे के आसपास वो जो है वो नामांकन दाखिल करेंगे। और इसके पहले ममता बनर्जी जो है वो कल से यानी मंगलवार से ही 3 दिनों के लिए वो नंदीग्राम पहुंची हुई है। और कल उन्होंने वहां पर जो है जिस तरीके से तुष्टीकरण का उनके ऊपर आरोप लगता रहा है, मुस्लिम जो मतदाताओं को है उनके कुंड लुभाने का जो जिस तरीके का आरोप लगाता रहा है विपक्ष, उसको लेकर के उन्होंने कल जो है मंच से और चंडी पाठ भी किया, और इसके साथ साथ वो मंदिर भी गई, मजार भी गई, और उन्होंने जो है लोगों के साथ जो है एक टी स्टॉल पर बैठ के चाय बनाया, लोगों को चाय पिलाई, खुद से लोगों को चाय दी और लोगों से वहाँ संवाद किया। यहाँ तक कि उन्होंने पूछा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर मैं चुनाव लड़ूं ना लड़ूं तो वो भी बता दीजिए, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से उनका 3 दिन का कैंप कर रही है, जबकि पूरे अगर सुप्रीमो है वो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की, उसके बावजूद भी नंदीग्राम में 3 दिन कैंप करना कहीं ना कहीं उनके मन में किसी न किसी तरीके का डर जरूर का संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं वो जो है इस जगह पर कैंप कर रही हैं। वही शुभेंदु अधिकारी की बात करें तो वो भी जो है 12 तारीख को जो अंतिम दिन है सेकेंड फेज के लिए, उस दिन नामांकन करेंगे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी रहेगी। और यहां तक कि शुभेंदु अधिकारी ने यह भी ऐलान कर दिया है कि 50,000 वोटों से भी ज्यादा वोटों से वो ममता बनर्जी को हराएंगे। और इसके साथ साथ अगर वो नहीं हरा पाते हैं तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ऐसे में काफी रोमांचक हो गया है। एक तरफ बंगाल की मुख्यमंत्री है, बंगाल में तृणमूल की सबसे बड़ी जो है चेहरा है, और दूसरे तरफ जो तृणमूल के सूत्रधारक रहे, पूरे भूमि आंदोलन के सूत्रधारक रहे वो शुभेंदु अधिकारी, वो बीजेपी की ओर से मैदान में। तो काफी दिलचस्प मुकाबला होता जा रहा है। अब बंगाल की राजनीति भी अगर आप देखिए तो जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति रही है, या फिर इसके अलावा जो कट मनी के जो यहाँ पे राजनीति रही है, हमने जिस भी क्षेत्र में हम गए वहाँ हर जगह एक ही चीज बिचौलियों की बात आती है। चाहे नए कल कारखाने खोलने हो तब भी बिचौलिए कट मनी देना होता है, आपको नए घर बनाने हो तब भी कट मनी देना होता है, आपको व्यवसाय शुरू करना हो तब भी कट मनी देना होता है। यानी कि जिस तरीके से ये रिश्वतखोरी की, जिस तरीके से कमीशन खोरी की जो चीजें हैं वो यहाँ पर बंगाल में एक बहुत बड़ा चीज है। और जिस तरीके से वाम दलों को
के बाद ममता ने एंट्री की थी तो लोगों को लगा था कि दो से 3 दशक के बाद जो है एक बदलाव आएगा, वो कहीं ना कहीं लोग अब उससे असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। अभिषेक, जिस तरह से वाम दलों के खिलाफ जिस एजेंडे को लेकर के ममता बनर्जी आई थी, शायद वो पूरा नहीं हो सका। जिस तरह से आपने कहा कट मनी और भ्रष्टाचार की बात कही, जिस तरह से हिंसा की बात कही, शायद अब यही सारे आरोप ममता बनर्जी पर और उनकी पार्टी पर और इनके खिलाफ बीजेपी ताल ठोक रही है। पश्चिम बंगाल में निश्चित तौर पर एक बेहद दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और 3 नए कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष के लगातार हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई। इससे पहले सदन की कार्यवाही को विपक्ष के हंगामे के कारण 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया था। और लोकसभा की भी बात करें तो 3 नए कृषि कानूनों के में विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12:30 बजे तक के लिए स्थगित हुई और उसके बाद फिर विपक्ष ने हंगामा किया, जिसके चलते इसको 2:30 बजे तक दिन में स्थगित करना पड़ा है। और इस पूरी खबर पर संसद की जानकारी के लिए ताज़ा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता ऋषि कुमार से। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे कोई सहमति क्या नहीं बन सकी पक्ष और विपक्ष के बीच में, और लगातार हंगामा जारी है। हम ये देख रहे हैं कि सदन जो है विपक्ष सदन चलने नहीं दे रहा है। देखिए, जहाँ तक संसद सत्र के इस भाग की बात करें तो आज तीसरा दिन है और राज्यसभा की अगर कार्यवाही को अगर हम देखें तो पिछले 3 दिनों से जो बिल लिस्टेड थे वो आज भी लिस्टेड हैं, यानी कि जो विधायी कार्य हैं वो प्रभावित हुआ। हालांकि इन दोनों दिनों में, पिछले दोनों दिनों में और आज भी प्रश्नकाल चलाने की कोशिश हुई, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाया। शून्यकाल के दौरान भी शोर शराबा और हंगामा हुआ, वहाँ पर भी 1-2 सदस्य को बोलने का अवसर दिया गया, लेकिन वो जब ठीक से नहीं बोल पाए और हंगामा जारी रहा तो सदन उस समय स्थगित करना पड़ा। कुल मिलाकर राज्यसभा में स्थिति अभी एक ऐसी स्थिति की है जिसमें कि विपक्ष नियम 267 के तहत जो किसानों का जो मुद्दा है उस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वो लोग अड़े हुए हैं। और इस मामले में जो भी नोटिस दिए गए थे उसको चेयरमैन ने उन्हें खारिज करते हुए कहा कि शून्यकाल के दौरान जो तमाम सदस्यों ने अपने अपने मुद्दे उठाने के नोटिस दिए हैं, प्राथमिकता के आधार पर उनको बोलने का अवसर दिया जाएगा। और जो सदस्य अपने इन नोटिस में शून्यकाल के दौरान अगर किसानों के मुद्दों को उठाना चाहते हैं तो अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन विपक्ष चाहता है कि इस पूरे मसले पर सभी कामकाज को रोककर पहले चर्चा कराई जाए। जिस पर कि चेयरमैन ने कहा कि बीएसी में भी ये तय हुआ था कि किसानों के मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन उचित समय पर और इस सत्र में करा ली जाएगी, लेकिन जो विधायी कार्य हैं उन्हें होने दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। फिलहाल आज राज्यसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित है। जहाँ तक लोकसभा की बात करें, लोकसभा में भी शोर शराबा और हंगामा हुआ, वहाँ भी स्थगन हुआ, लेकिन जब दोबारा से लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो वहाँ शोर शराबा के बीच में जो यूनियन टेरिटरी जो दिल्ली का जो बिल है जिसमें कि जो अवैध कॉलोनियाँ हैं उनसे संबंधित जो बिल है, सेकेंड अमेंडमेंट बिल है, उसको पारित करा लिया गया है। और इस बिल के दौरान वहाँ पर जो मंत्री हैं उन्होंने साफ कहा कि दिल्ली को लेकर जो सियासत ज़्यादा हुई है, काम कम हुआ है। और जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ने ये भी कहा कि इस पूरे मसले पर केंद्र सरकार गंभीर है और जो आम लोग हैं उनसे संबंधित ये जो बहुत ज़रूरी बिल है इसको पारित करवाने के लिए लोकसभा में वो लोग आए हैं और इस बिल को ध्वनि मत से पारित भी करा लिया गया। लेकिन शोर शराबा और हंगामा होने की वजह से लोकसभा को भी फिर बाद में 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। जी निखिल, किस तरह से इस विपक्ष की रणनीति को निश्चित तौर पर एक विचार करने की जरूरत है कि क्या विपक्ष सही कर रहा है, क्या कुछ है, इस पर निश्चित तौर पर विचार मंथन होना चाहिए और आत्मविश्लेषण भी करना चाहिए विपक्षों, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि तमाम बिल राज्यसभा में लंबित पड़े हैं, 3 दिन आज हो गया है। फिलहाल निश्चित तौर पर इस पर ऐसी उम्मीद है कि सरकार और विपक्ष बैठकर कुछ बातचीत करेंगे और सदन आगे हम देख सकेंगे कि वो चलता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए ऋषि कुमार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ने भाजपा सांसदों से कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए आगे आने का आह्वान किया। और फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे।
गाइस कल मेरी नई बाइक आ रही है। ग्रेट, तब तो आई विल कम विद रोहन एवरी डे। इंश्योरेंस है? तुझे क्या लगता है इंश्योरेंस पीयूसी सब कुछ है? आई वाज टॉकिंग अबाउट लाइफ इंश्योरेंस फॉर सिया। जोक्स अपार्ट गाइस, बट आज मजा कल सजा नहीं होनी चाहिए। सीरियसली, लाइफ इंश्योरेंस तो जरूरी है। LIC का न्यू जीवन आनंद देता है डबल फायदा। मैच्योरिटी पे मिले फुल पेमेंट और लाइफ कवर चले जिंदगी भर। ए हेलो, इंश्योरेंस है क्या? देखिए, आपके घर की एक एक दीवार चीख चीख कर कह रही है कि अच्छी सीमेंट क्यों नहीं लगाई। अगर वंडर सीमेंट लगाते तो दीवारें इतनी मजबूत होती कि आपके घर की दीवारों में बिल्कुल दरारें नहीं पड़ती। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। स्वागत है और बात करेंगे भारतीय नौसेना की मजबूती की। भारतीय नौसेना अब और भी शक्तिशाली हो गई है। स्कॉर्पियन श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी भारतीय नौसेना में आज औपचारिक रूप से कमीशन हो गई। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और एडमिरल VS शेखावत सेवानिवृत्त की मौजूदगी में पनडुब्बी INS करंज को भारतीय नौसेना में शामिल कराया गया। इस पनडुब्बी का नाम INS करंज है, जैसा कि हमने आपको बताया, और इसके शामिल होने से भारत की नौसैन्य ताकत में अभूतपूर्व इजाफा हो रहा है। दरअसल पनडुब्बी INS करंज में देश की समुद्री सीमा को अभेद्य बनाने की क्षमता है। Commissioning of Karanj in the Swarnim Vijay Varsh, which is the 50th anniversary of the 1971 Indo-Pak War, is a tribute to the valor and courage of the crew of the old Karanj. The commissioning of the boat marks an important step in further enhancing the combat capability of the Indian Navy. Submarines' firepower and stealth will serve as a potent deterrent to our adversaries and signal our intent to safeguard India's maritime interests in the Indo-Pacific. करंज को मेक इन इंडिया कैंपेन की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। नौसेना प्रमुख ने कहा है कि करंज के शामिल होने से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बल मिलेगा। You all know that Indian Navy has been a strong proponent of indigenization and self-reliance in defense over the past 7 decades. At present, 40 out of the 42 ships and submarines on order, 40 are being constructed in Indian shipyards. So the impetus to Atmanirbharta or indigenization is a fundamental tenet of Indian Navy's growth story and future trajectory. तो INS करंज नौसेना की नई ताकत के रूप में उभर कर सामने आई है और INS करंज निश्चित तौर पर भारतीय सेना के लिए एक अभूतपूर्व ताकत बनकर सामने आएगी। आज औपचारिक रूप से इसका कमीशन हुआ है। स्कॉर्पियन श्रेणी की ये तीसरी पनडुब्बी है INS करंज और इसको नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। नौसेना की नई ताकत है INS करंज। जैसा कि हमने आपको बताया, INS करंज भारतीय नौसेना में आज औपचारिक रूप से कमीशन की गई है। ये एक अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। स्कॉर्पियन श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी INS करंज नौसेना में शामिल की गई है। तो बेहद एक अभूतपूर्व क्षण है। INS करंज के शामिल होने से भारत की नौसैन्य ताकत में अभूतपूर्व इजाफा होगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि समुद्री जो ताकत है, भारत की नौसेना की ताकत है, उसमें इजाफा होगा। अत्याधुनिक तकनीक से लैस है INS करंज। इसमें जो वर्ल्ड लेवल के वॉरफेयर तकनीक है वो लगी हुई है। साइलेंट किलर के नाम से मशहूर है INS करंज। मेक इन इंडिया अभियान की बड़ी कामयाबी है। साइलेंट किलर इसको कहते हैं क्योंकि इसका मूवमेंट बिल्कुल ही पता नहीं चलता है। परमानेंट मैग्नेटिक सिंक्रोनस मोटर की बदौलत INS करंज है आवाज रहित पनडुब्बी, यानी कि ये समुद्र में बगल से निकल जाएगी और इसकी आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी। इतना साइलेंट है और इसीलिए इसको साइलेंट किलर कहते हैं। चंद सेकंडों में अपने लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखती है INS करंज। तो आप इसके मारक क्षमता के विषय में भी समझ सकते हैं कि किस तरह से तेज है ये। इससे सतह और पानी के अंदर से टॉर्पीडो और ट्यूब लॉन्च एंटीशिप मिसाइलें दागी जा सकती हैं। तो कितनी इसकी मारक क्षमता कितनी तीव्र है ये भी समझा जा सकता है। पनडुब्बी में एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर, माइन लेइंग जैसे कई अभियानों को अंजाम देने की क्षमता है। तो बेहद अत्याधुनिक है। तमाम अत्याधुनिक तकनीकों से ये लैस है। करंज पनडुब्बी 67.5 मीटर लंबी है, 12.3 मीटर ऊंची है और 1565 टन वजनी है। तो कुल मिलाकर ये इसके जो इसका जिसको कहना चाहिए कि अपने आप को मजबूत देती है, मजबूती बनाती है।
दुश्मन को ढूंढकर उस पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम है INS करंज। तो ये एक इसकी यूनिक USP कहा जाएगा इसको। रडार की पकड़ से दूर रहकर जमीन पर भी हमला करने में सक्षम है INS करंज। तो बेहद महत्वपूर्ण है INS करंज का भारतीय नौसेना में इसका आना। और पनडुब्बी में ऑक्सीजन बनाने की भी क्षमता है, लंबे समय तक पानी के भीतर रह सकती है क्योंकि यह ऑक्सीजन पानी के अंदर बनाएगी और लंबे वक्त तक उसके अंदर रह सकती है। तो निश्चित तौर पर भारतीय सेना के लिए ये एक महत्वपूर्ण दिन है। अत्याधुनिक तकनीक से लैस INS करंज अब उसकी जो समुद्री सीमाएं हैं उसकी रक्षा करेगी। निश्चित तौर पर यह एक बेहद महत्वपूर्ण दिन है। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वेल्लोर में तिरुवल्लुवर विश्वविद्यालय के 16वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। राष्ट्रपति कोविंद ने दीक्षांत समारोह में छात्रों को डिग्री प्रदान करते हुए कहा कि ये बहुत संतोष की बात है कि भारत के उच्च शिक्षा प्रणाली का विस्तार ग्रामीण और हाशिए पर मौजूद वर्गों तक पहुंचने के लिए हुआ है। इस प्रक्रिया में यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली बन गई है। It is a matter of great satisfaction that India's higher education system has expanded to reach out to serve the rural and marginalized sections. In the process, it has become the third largest education system in the world. India had a rich system of education prior to the British rule. Gandhiji described it as a beautiful tree that was cut down by what the British rulers called reforms. और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का महत्व बताते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बच्चों और युवाओं को समाज की जरूरतों को पूरा करने के संबंध में नए प्रकार से शिक्षित करने की समग्र दृष्टि है। Planned and decisive step in that direction. It has a holistic vision of transforming the way children and youth will be educated to make learning a part of personal development while also serving the needs of the society. To this end, it brings together the best of our ancient heritage and the best of modern learning. और राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के लिए पुरुष विषय पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी मुख्य अतिथि रहीं। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब हम महिलाओं के लिए पुरुष की बात करते हैं तो हमें प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गए कदमों की तरफ देखना चाहिए। साल 2014 से पहले हिंसा के वारदातों में महिलाओं का खुले रूप में महिलाओं के ऊपर अत्याचार करना, महिलाओं का खुले में शौच करना एक बड़ा कारण था, जिसके बाद देश में पहली बार प्रधानमंत्री के आह्वान पर रिकॉर्ड समय में 10 करोड़ शौचालय बनाए गए। साल 2014 से पहले महिला हिंसा के संदर्भ में जब भी कोई आंकड़े आते तो ये ध्यान में आता, ये घिनौना सच कि 40% से ज्यादा हिंसक वो वारदातें महिलाओं के साथ तब होती जब वो खुले में शौच के लिए जाती। इसलिए न सिर्फ महिला सम्मान, महिला स्वास्थ्य, बल्कि महिला सुरक्षा की दृष्टि से भी आज इस मंच पे व्हेन वी सेलिब्रेट the male potential that delivered gender justice, we need to recognize the construction of 10 crore toilets for women for the first time in the history of our country in less than 4 to 5 years. उन्होंने आगे कहा कि देश के इतिहास में यह भी पहली बार हुआ जब किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से सैनिटरी नैपकिन की बात की और पीरियड्स जैसे मुद्दों पर बात करने का सहज बताया। प्रधानमंत्री ने फिर लाल किले की प्राचीर से कहा कि वी प्राउडली प्रोवाइड सैनिटरी नैपकिन्स एट द ₹1 फॉर विमेन अक्रॉस द कंट्री थ्रू जन औषधि केंद्र। देश में पहली बार हमने एक प्रधानमंत्री को लाल किले से राष्ट्रीय संबोधन में कहते हुए सुना और नॉर्मलाइज किया that it is our equal dedicated responsibility to ensure that women have access to menstrual hygiene products.
And the fact that we had a male prime minister for the first time in the history of our country even constitute the first ever menstrual hygiene administrative protocol speaks volumes. सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी सीआईएसएफ आज अपना 52वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस समारोह का आयोजन दिल्ली से सटे गाजियाबाद के 5 रिजर्व बटालियन कैंपस में हो रहा है। समारोह में गृह सचिव अजय कुमार भल्ला मुख्य अतिथि रहे। अजय भल्ला ने शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और उसके बाद सीआईएसएफ के सलामी गार्ड का निरीक्षण किया। सीआईएसएफ के महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल भी इस मौके पर मौजूद रहे। गौरतलब है कि आपदाओं की स्थिति में सीआईएसएफ का योगदान हमेशा से सराहनीय रहा है। और सीआईएसएफ के स्थापना दिवस पर गृह सचिव अजय भल्ला ने कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि सीआईएसएफ अपनी दक्षता से देश के विकास में निरंतर भागीदारी निभा रही है। बल को विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपा जाना काफी गौरवान्वित करता है। सीआईएसएफ अपनी दक्षता, कार्यकुशलता एवं चुनौतियों के अनुरूप स्वयं को ढालकर खतरों से निपटते हुए देश के विकास में निरंतर भागीदारी निभा रही है। बल को विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अति संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को सौंपे जाने का वास्तव में बल की क्षमताओं के प्रति सरकार के विश्वास का परिचायक है। और सीआईएसएफ के स्थापना दिवस पर महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल ने कहा कि सीआईएसएफ अपने ग्राहकों की जरूरतों के प्रति और उत्तरदायी बनने का प्रयास करेगा। उन्होंने कहा कि बल के कर्मियों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक शिकायत निवारण विकसित किया गया है। हमारी पूरी कोशिश है कि सीआईएसएफ एक क्लाइंट रिस्पॉन्सिव फोर्स के रूप में क्लाइंट्स की आवश्यकताओं के अनुसार काम करने का प्रयत्न करेगा और एक कॉस्टली फोर्स होने का जो परसेप्शन है उसे हम पूरी तरह से बदल सकेंगे। एक इन हाउस ग्रीवेंस रिड्रेसल ऐप उपलब्ध कराने के साथ ही एक रोबस्ट सिस्टम का भी निर्माण किया गया है जिससे बल के सभी सदस्यों की समस्याओं को हम प्रभावी ढंग से दूर कर सकें। हमारे भूतपूर्व बल सदस्यों की पेंशन संबंधी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर पेंशनर कॉर्नर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिससे भी हमारे बल सदस्यों द्वारा विकसित किया गया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भूतपूर्व बल कर्मियों को इनबिल्ट शिकायत निवारण तंत्र के लाभ के अलावा सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं जैसे नौकरी के अवसर, पेंशन संबंधित लाभ, अधिक जानकारियां मिल सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीआईएसएफ के स्थापना दिवस पर जवानों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट पर कहा कि सीआईएसएफ के बहादुर कर्मियों और उनके परिवारों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रगति में उनकी भूमिका बहुत अहम है। 2019 में मैंने सीआईएसएफ के स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया था। गृह मंत्री अमित शाह ने सीआईएसएफ के स्थापना दिवस पर जवानों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, हमारे बहादुर जवानों और उनके परिवारों को सीआईएसएफ के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। आपदाओं के दौरान भारत के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सेवा से लेकर राष्ट्र की सेवा करने तक सीआईएसएफ ने देश की प्रगति में अहम रोल निभाया है। राष्ट्र हमारे बहादुर जवानों के समर्पण और बलिदान को नमन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को क्वाड्रिलैटरल के नेताओं की पहली वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी के साथ ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन शामिल होंगे। सभी नेता साझा हितों के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बनाए रखने की दिशा में सहयोग के व्यावहारिक क्षेत्रों पर विचारों का आदान प्रदान होगा। और आइए सीधे रुख करेंगे नंदीग्राम का, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपना नॉमिनेशन फाइल कर रही हैं, नामांकन दाखिल कर रही हैं।
और हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो इस पश्चिम बंगाल के सियासी संग्राम पर बातचीत करने के लिए। अभिषेक, किस तरह से देखते हैं जो सियासी बिगुल है ये ममता बनर्जी के नामांकन के साथ ही उस सीट पर बच गया है, और किस तरह से देखते हैं अगर वहां की उस पर्टिकुलर सीट की बात की जाए जहां ममता बनर्जी और उनके प्रतिद्वंदी जो कभी उनके साथी रहे थे आमने सामने खड़े हैं? बिल्कुल निखिल, देखिए अगर हम नंदीग्राम की बात करें तो मैंने जैसा पहले भी कहा था कि बिल्कुल पूरे बंगाल का जो है फिलहाल ये सेंटर बना हुआ है। पश्चिम बंगाल के चुनाव की अगर हम बात करें तो चुनाव का सबसे बड़ा अगर कोई अखाड़ा है तो वो इस वक्त है नंदीग्राम, क्योंकि यहाँ पे खुद जो है ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस की जो सुप्रीमो है, जो चेहरा है, वो यहाँ से अपना नामांकन भरने जा रही है, नामांकन भर रही है। और उनके खिलाफ जो है उन्हीं के जो सबसे खास रहे तृणमूल कांग्रेस में शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने हाल ही में उनका साथ छोड़ करके बीजेपी का दामन थामा था, वो उनके खिलाफ जो है वो मैदान में है। तो कहीं ना कहीं जो अपने आप को बंगाल की बेटी कहती रही है ममता बनर्जी कि मैं बंगाल की बेटी हूँ और बंगाल का प्रतिनिधित्व करती आई है, आज उनके खिलाफ उन्हीं के सबसे करीबी जो है शुभेंदु अधिकारी जो है उनके खिलाफ जो है वो मैदान में है बीजेपी की ओर से। एक तरफ बंगाल की बेटी और दूसरी तरफ नंदीग्राम की अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं कि भूमि पुत्र। यानी यहाँ पर भी जिस तरीके से ममता बनर्जी और जगह पे अपने भाषणों के दौरान बोलती रही हैं, बाहरी का नारा देती रही है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो बाहरी का जो बात होता है वो ममता बनर्जी के साथ खुद स्वयं होता है, क्योंकि वो पहले भवानीपुर से चुनाव जीतती आ रही थी, लेकिन इस बार जो है वो नंदीग्राम से। ऐसे में जो है वहां पर किस तरीके का अब आगे चुनाव होता है, मतदाताओं का क्या रुख रहता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। हालांकि जो शुभेंदु अधिकारी है उन्होंने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि और अपनी जनसभाओं में भी आज भी उनकी विशाल जो है रोड शो है यहाँ पर, और उन्होंने ये स्पष्ट किया इससे पहले भी कई बार कि अगर वो इस बार यहाँ पर ममता बनर्जी को 50,000 वोटों से ज्यादा से नहीं हराते हैं और या चुनाव हार जाते हैं तो वो जो है वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो काफी कांटे के टक्कर माना जा सकता है, क्योंकि दोनों ही काफी बड़े जो है नेता है। और ऐसे में शुभेंदु अधिकारी जो है जो नंदीग्राम के जो भूमि आंदोलन रहा है, जिसके दम पर 2007 में जो शुरू हुआ, जिसके कारण की मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद के चुनाव में ममता बनर्जी, और उसके बाद भी दोबारा से भी वो रिपीट की 2016 के चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में। तो ऐसे में नंदीग्राम को आप एक सेंटर मान सकते हैं कि मुख्यमंत्री जो है वहां से अगर हार जाती है तो ये बंगाल के लिए, खासतौर पर तृणमूल कांग्रेस के लिए जो है उनकी पार्टी के लिए काफी बड़ा सेटबैक हो सकता है। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि काफी ममता बनर्जी जो है बंगाल की 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, और जहाँ पे शुभेंदु अधिकारी की बात करें तो वो जो है आंदोलन के जो है सूत्रधारक रहे। ऐसे में जो नंदीग्राम भूमि आंदोलन जो है जिस तरीके से अब उसको लेकर के वहाँ पे ममता बनर्जी गई है, और खासतौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 दिनों का कार्यक्रम है वहाँ पे, पूरा बंगाल का दौरा करना है। तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो है ममता बनर्जी, बावजूद इसके जो है वो 3 दिनों का वहां पर जो है उन्होंने कैंप किया हुआ है। कल भी वो वहां पर थी, उन्होंने जो है तुष्टीकरण के आरोप जो उनके लगातार लगते रहे कि मुस्लिम मतदाताओं को अपनी तरफ लुभाने का, उसको लेकर के उन्होंने चंडी पाठ भी किया। यहाँ तक कि अपने मंच पे खड़े होकर के भी उन्होंने दुर्गा मंत्र का उच्चारण किया, और ताकि लोगों में ये मैसेज जाए कि ऐसा जो है कि वो बिल्कुल भी एंटी हिंदू छवि नहीं है। हालांकि बीजेपी का ये आरोप रहा है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट इसलिए चुना कि वहां पर जो है 30% जो है मुस्लिम है, और उससे उनको जो है एक काफी बड़ा वोट बैंक जो है उनको हिस्से में आएगा। बावजूद इसके ममता बनर्जी को भी ये पता है कि 30% के अलावा भी जो वहां की जो 70% जो और मतदाता है उनका समर्थन भी जब तक न हो तब तक वो चुनाव नहीं जीत सकती। और ऐसे में अगर हम देखें कि खासतौर पे नंदीग्राम को, कि नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी का जिस तरीके से पकड़ रहा है, वहां पर जो उन्होंने जो जमीन बनाई तृणमूल कांग्रेस के लिए, आज वही जो है तृणमूल कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी जो है कांटा बन के सामने आ रहा है। यानी कि तृणमूल कांग्रेस को अगर ममता बनर्जी वहां से हारती है तो ये आप समझ सकते हैं कि पूरे बंगाल में एक बड़ा राजनीतिक उथल पुथल होगा। तो अब फिलहाल आज जो है वो नामांकन दाखिल कर रही है। आज उन्होंने दिन में भी जो है शिव मंदिर गई थी, वो नंदीग्राम में शिव मंदिर गई, वहां शिव मंदिर जाने के बाद उन्होंने जो है उसके बाद आगे उन्होंने यहाँ हल्दिया है, जो कि एसडीओ ऑफिस है, वहां से हेलीकॉप्टर से हल्दिया पहुंचे, और हल्दिया में रोड पर जो प्रोसेशन होता है एसडीओ ऑफिस तक जाने के बीच में वो उन्होंने किया, और अब जो है वो नामांकन की प्रक्रिया में शामिल हो रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर अभिषेक नामांकन की प्रक्रिया में शामिल हो रही है। ये सीधी तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं जो कि हल्दिया से दिखाई जा रही है। हल्दिया जो है वो जिला मुख्यालय है, और नंदीग्राम से उसी जिले से वो चुनाव लड़ रही हैं ममता बनर्जी। उनके सामने शुभेंदु
शुभेंदु अधिकारी कभी उनके पुराने सिपहसालार जो थे वो आज उनके साथ चुनाव में नमूदार हैं। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में बुढ़ार स्थित ग्रीन वेल्स स्कूल की छात्रा रही आरती त्रिपाठी के जीवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कही बातें बहुत अहमियत रखती हैं। आरती साल 2019-20 में परीक्षा पर चर्चा विषय पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता जीतकर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने का उन्हें गौरव हासिल हुआ था। आरती बताती है कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर विद्यार्थी को अपना एक गोल निर्धारित कर उसके लिए कड़ी मशक्कत करनी चाहिए। साल 19-20 में यहाँ एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जिसका विषय था परीक्षा पे चर्चा, जिसका भाषण समारोह दिल्ली में प्रधानमंत्री जी द्वारा रखा गया था। प्रधानमंत्री जी ने वहाँ कुछ निम्न बातें कही थी। हर विद्यार्थी को अपना एक गोल निर्धारित करना चाहिए जिसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी चाहिए। जीवन का एक पड़ाव है जिसको हर किसी को पार करना ही होता है। उन्होंने बच्चों के पढ़ने के लिए एक अनुकूल समय भी बताया। उन्होंने कहा कि बच्चों के पढ़ने के लिए सबसे अच्छा समय भोर का होता है और उन्होंने आखिरी में माता पिता को यह शिक्षा दी कि अपने बच्चे को खूब प्रोत्साहन करें। और अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। और अर्थ जगत की खबरों के लिए चलते हैं अपने सहयोगी अजय मिश्र के पास। अजय, क्या कुछ खबरें आप लेकर आए हैं अर्थ जगत से हमारे दर्शकों के लिए? काफ़ी पॉजिटिव खबरें हैं अर्थ जगत से। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाजारों से और आज बुधवार यानी 10 मार्च 2021 को शेयर बाजार तेजी के साथ खुले। आज बीएसई का सेंसेक्स करीब 360 अंकों की तेजी के साथ 51,385 पर खुला और निफ्टी एनएससी का निफ्टी जो है वो 102 अंकों की तेजी के साथ 15,201 पर खुला। आज बीएसई में शुरुआत में कुल 1,540 कंपनियों में ट्रेडिंग की शुरुआत है। इस वक्त अगर हम देखें तो ओएनजीसी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ, आईओसी और यूपीएल यहाँ पर थोड़ी सी बिकवाली का दौर दिख रहा है, जहाँ पर 1.5 से 2.5% तक की गिरावट देखी जा रही है। वहीं टॉप गेनर्स की बात करें तो टेक महिंद्रा, आयशर मोटर्स, विप्रो, एक्सिस बैंक और एचसीएल टेक्नोलॉजी में 2% से 3% तक की बढ़त दिखाई दे रही है। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग ने एसेट मोनेटाइजेशन के मुद्दे पर एक विशेष बैठक की। वित्त मंत्री ने बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने के लिए राज्यों का सहयोग मांगा है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे का विकास राज्यों के विकास के हित में है। दरअसल इस साल के बजट में नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें राज्यों और केंद्र की मदद से बुनियादी ढांचे के विकास का एक नया लक्ष्य तय किया गया। आपको बताएं कि बैठक में राज्यों के मुख्य सचिवों सहित करीब 300 लोगों ने हिस्सा लिया। एसेट मोनेटाइजेशन के तहत देश में हाईवेज, एयरपोर्ट, रेलवेज और पोर्ट्स को निजी क्षेत्र के लिए खोलने का प्रस्ताव किया गया है। एसेट मोनेटाइजेशन के लिए कई कंपनियों के नॉन कोर एसेट्स की पहचान भी हुई है। मिसाल के तौर पर एमटीएनएल, बीईएमएल, एचएमटी समेत कई कंपनियां इसमें शामिल हैं। अब तक 2000 करोड़ से ज्यादा के नॉन कोर एसेट्स की पहचान हो चुकी है। 2024 तक पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज के 31 प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट भी तैयार है। पावर ग्रिड के करीब 1.68 लाख किलोमीटर के ट्रांसमिशन नेटवर्क पर भी नजर होगी। साथ ही साथ आईओसी, गेल, एचपीसीएल की पाइपलाइन के मोनेटाइजेशन से 17,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल व्यापार प्राइम में आज सिर्फ इतना ही। बहुत शुक्रिया अजय इन तमाम खबरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई है। और म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। देश के सबसे बड़े शहर यांगून में प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे। म्यांमार में 1 फरवरी को सेना ने तख्तापलट कर देश की बागडोर अपने हाथ में ले ली। सेना का कहना है कि आंग सान सू की निर्वाचित सरकार को हटाने का एक कारण यह था कि वो कथित व्यापक चुनावी गड़बड़ी के आरोपों को ठीक से जांच कराने में विफल रही थी। म्यांमार में अब तक 50 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। और अब देखते हैं खेल जगत से जुड़ी खबरें।
और खेल जगत की खबरों के लिए रुख करते हैं अपने सहयोगी मुकेश शुक्ला का। जी मुकेश, क्या खबरें लेकर आए हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड से? बहुत बहुत शुक्रिया निखिल। बात करेंगे अचंता शरद कमल की। तो भारत के स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरद कमल ने विश्व टेबल टेनिस कैंटेडोर सीरीज में बड़ा उलटफेर किया। मंगलवार को पुरुषों की एकल स्पर्धा में उन्होंने 16वें स्थान पर काबिज पैट्रिक फ्रांसिस्का को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। विश्व रैंकिंग में 32वें स्थान पर काबिज शरद ने दूसरे दौर के मैच में जर्मनी के खिलाड़ी को 12-10, 3-11, 11-7, 7-11, 11-9 से हराया। अन्य मुकाबले में जी साथियान और मनिका बत्रा को दूसरे दौर के अपने एकल मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। और जापान में होने वाले ओलंपिक से पहले जापान सरकार ने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों में विदेशी दर्शकों की एंट्री पर रोक लगाने का फैसला किया है। जापान की शीर्ष समाचार एजेंसी की खबर के मुताबिक जापान के लोगों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विदेशी दर्शकों को देश में एंट्री नहीं देने का फैसला किया है। एजेंसी ने सरकारी अधिकारियों के हवाले से बताया कि दुनिया भर में सामने आ रहे नए स्ट्रेन और संक्रमण की बढ़ती संख्या की वजह से देशवासी जो हैं वो चिंता में हैं और ऐसे में सरकार के लिए विदेशी दर्शकों का स्वागत करना मुश्किल होगा। चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 के दूसरे लेग में आज इंग्लिश क्लब लिवरपूल के सामने जर्मन क्लब आरबी लाइप्जिग के चुनौती होगी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में खराब फॉर्म से जूझ रही लिवरपूल के पास जीत की लय वापस पाने का ये बेहतरीन मौका है। पहले लेग में लिवरपूल ने 2-0 से जीत हासिल की थी। ऐसे में टीम की कोशिश इस मैच को जीतकर क्वार्टर फाइनल में स्थान बनाने की होगी। ईपीएल में लिवरपूल को घरेलू मैदान पर लगातार 6 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। हालांकि टीम का चैंपियंस लीग में प्रदर्शन अच्छा रहा है। पहले लेग में मिली जीत लिवरपूल की पिछले 8 मुकाबलों में मिली दूसरी जीत है। दूसरी तरफ जर्मन क्लब लाइप्जिग का प्रदर्शन बुंदेसलीगा में शानदार रहा। वो लीग में दूसरे पायदान पर मौजूद है। तो खेल प्राइम में फिलहाल इतना ही और सीधे चलते हैं हमारे निखिल के पास। बहुत शुक्रिया मुकेश इन तमाम खबरों को खेल जगत से हम तक पहुंचाने के लिए। तो मिड डे प्राइम के आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्ते लैंड। मरहबन इलल हिंद। जरी इंडिया। सलाम इंडिया। नमस्ते इंडिया। नमस्कार भारत। मुई इंडिया। नहनु हुनूर इंडिया। माँ हिंदी हस्ती। हिंदियानी। सलाम हिंदुस्तान। वी आर इंडिया। कोरोना से बचाव के उपाय। आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी रखें। हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं। 60% अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का प्रयोग करें। मास्क से चेहरे को ढक कर रखें। छींकते या खांसते समय नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। प्रयोग किए गए टिश्यू को तुरंत कूड़ेदान में डालें। सामाजिक आयोजनों और भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूर रहें। हमने जो आजादी की लड़ाई खेल रखी है उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आजादी हासिल न हो।
संगठित शक्ति से शांति और अहिंसा पूर्वक आत्म बलिदान करने के लिए जल्द से जल्द तैयार हो जाइए। न मालूम कब बिगुल बज उठे। महात्मा के मंत्र। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। Countrymen and friends, let us therefore carry on the fight for liberty inside India and outside India with all our strength and vigor. नमस्कार, डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। एक